हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का ये जो सेशन है परिवर्तन का सेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर को। यस, क्लास 12th के लास्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये चैप्टर है, दैट इज इकोसिस्टम। सो शुरुआत कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बच्चों, आज का ये जो सेशन है ये आपको एक तरीके से और फायदा करेगा कि हम कम समय में पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। राइट, मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है और इजी वे में, समराइज वे में मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, आपने माइंड मैप सेशन में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, बट यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे और थोड़ा सा डिटेल में जाके चीजों को समझने की कोशिश करोगे। जैसे मैं अगर बात करूं सबसे पहले इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर वर्ड की, जिसका मीनिंग क्या है, इकोसिस्टम। राइट, इकोसिस्टम। सबसे पहले इसके मैं मीनिंग को समझने की कोशिश करता हूं कि इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट मैं एनसीईआरटी की हर लाइन आपको कवर करवा दूंगा। देखो, अगर कोई ऐसा बाउंड्री एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया, उसकी आप बाउंड्री एकदम सेट नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप क्या देखो, बायोटिक कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट या और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, और इनका इंटरेक्शन भी चल रहा होगा। राइट, तो आप क्या देखोगे, यहां पे इनका इंटरेक्शन भी चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस क्लासरूम में बैठ के या फिर आप अपने घर में बैठ के वीडियो देख रहे होगे, ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे होगे, तो देखो आपके चारों तरफ ऐसा नहीं है उस कमरे में और कोई नहीं होगा। आपके चारों तरफ हो सकता है एक दो मक्खी घूम रही हो, मच्छर ही घूम रहे हो कहीं ना कहीं। राइट, तो आप क्या देख रहे हो, आपके चारों तरफ आप वो ऑर्गेनिज्म भी है और वो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। वो मक्खी ऑब्वियस सी बात है आपके बॉडी पे भी आके बैठ रही होगी। राइट, और जब बॉडी पे बैठेगी तो वो अपने कई सारे कंपोनेंट को वहां पे छोड़ के जाएगी, है ना। तो आप क्या देखोगे, वहां पे बायोटिक बायोटिक का भी इंटरेक्शन हो रहा है और बायोटिक का भी हो रहा है कि आप उस मोबाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। राइट, आप मेरे जैसे एक बायोटिक कंपोनेंट के साथ भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट ही कर रहे हो। राइट, आप कहीं ना कहीं लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट या वो इन्वायरमेंट, हाँ, जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम हमेशा बहुत बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आवर होल बायोम, और वो बहुत ही छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका वो कमरा जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, राइट, वो स्टडी जो रूम है वो भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। और यहां पर इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होगा। यहां पे क्या चल रहा है, इनका इंटरेक्शन चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है भाई, एक तो ओपन सिस्टम है, क्योंकि ओपन सिस्टम का कहने का मतलब क्या है कि यहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे सनलाइट नहीं आ रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर, सनलाइट आ रही है। राइट, तो यहां पे एनर्जी भी एंटर कर रही है, राइट, उसी को सिस्टम में, और यहां से कई सारे कंपोनेंट आउट भी जा रहे होंगे। राइट, और यहां पे मैटर का भी एंट्री एग्जिट चल रहा होगा, यहां पे मैटर भी एंट्री एग्जिट चल रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये पहली बात तो एक ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है भाई, एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, आप इसको और बेटर वे में जब एक्सप्लेन करोगे, यू कैन से ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी हो सकती है। ओके सर, आप जरा स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है पहले ये समझाइए। चलो ध्यान से देखो कैसे ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी इकोसिस्टम में देखेंगे तो वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि वहां पे एनर्जी का इनपुट हो रहा होगा, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, और वहां पे एनर्जी आउटपुट भी चल रहा होगा। ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा। एनर्जी का इनपुट मतलब आप जब भी कोई सिस्टम में बात करोगे वहां पे प्रोड्यूसर होंगे ही होंगे, और वो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे। वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये क्या हो रहा है, देखो एनर्जी का इनपुट मतलब किसी भी इकोसिस्टम में आप देखोगे प्रोड्यूसर होंगे, और वो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे। तो ये देखो इनपुट हो रहा है। राइट, और फिर ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर को कौन खा रहा होगा, कंज्यूमर। तो वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, और फाइनली वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होने पे उनके कंपोनेंट मटेरियल सारे के सारे डिसरप्ट भी हो जाएंगे और डिसोसिएट भी हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि देखो इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आउटपुट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इकोसिस्टम का। सो इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। पहली बात क्लियर हो रही कि क्यों हम इकोसिस्टम को स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, ये समझ में आया आपको, बताइए भाई। ये वाला पार्ट क्लियर है, क्यों हम स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं। अब देखो फंक्शनल, देखो क्यों फंक्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो सबसे छोटी यूनिट है, वो सबसे छोटी इकाई है जहां पे आप ओवरऑल पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एनालाइज कर सकते हो।
कैसे एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे प्रोड्यूसर वाले मेंबर भी होंगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे कंज्यूमर भी होंगे, यहाँ पे इन द एंड डिकम्पोजर भी होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट? नेचर की। नेचर की इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और ये एक तरीके का सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है। इसमें आप क्या देखोगे कि एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, उसका आउटपुट भी चल रहा है। तो आप क्या देखोगे, ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, ये अपने आप को सस्टेन कर सकता है। मजेदार बात यहां पे क्या देखोगे, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर क्या कर रहे होंगे? इंटरैक्ट कर रहे होंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे क्या हो रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर इंटरैक्टिंग इन दिस पार्ट। ठीक है, यहां पे बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन दोनों क्या हो रहे हैं? देखने को मिल रहे हैं। आप आगे नोटिस करो, मैं प्रॉपरली इसको लिख के समझाता हूं कि आप क्या देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, जिसको आप इकोसिस्टम बोल रहे हो, इस पर्टिकुलर सिस्टम को जिसको आप इकोसिस्टम बोल रहे हो, इस इकोसिस्टम में आप क्या देखेंगे, यहां पे बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन भी चल रहा है, बायोटिक और बायोटिक का भी इंटरेक्शन चल रहा है। एक बायोटिक कंपोनेंट है वो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे सर इंटरेक्ट कर रहा है? जैसे फूड चेन, जैसे प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड है? कंज्यूमर। कंज्यूमर किस पे डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे ऊपर टॉप कंज्यूमर, फिर कौन? डिकम्पोजर। तो ये सारे के सारे तो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट ही बच्चा। ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। तो इन बायोटिक कंपोनेंट में जब इंटरेक्शन हो, बायोटिक कंपोनेंट में इंटरेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल फूड चेन, फॉर एग्जाम्पल फूड वेब, ये फूड चेन फूड वेब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आप क्या देखोगे? बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन होगा, और बायोटिक का एबायोटिक का इंटरेक्शन भी हो रहा होगा। किस मैनर में इंटरेक्शन हो रहा होगा? क्योंकि आप देखेंगे यहां पे जो अदर जो फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल एयर, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, उन फैक्टर का भी उन पर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एक प्लांट है, प्लांट में बाकी जो सॉइल है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या है, इसका प्लांट पे पूरा पूरा फर्क पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे कि यहां पे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा। आया क्या समझ में? वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात समझो कि जो इकोसिस्टम है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, जो आप बोल रहे हो कि फंक्शनल यूनिट है, तो इसमें जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन किस रेस्पेक्ट में होते हैं, इनको हम समझेंगे कि इकोसिस्टम के जो फंक्शन है वो क्या है। ध्यान से देखो फंक्शन कौन कौन से, मैं दोबारा से यहां पे मेंशन करके लिख रहा हूं, आप एकदम क्लियर कट समझ लेना। पहला ही जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी। किसी भी इकोसिस्टम में आप क्या नोटिस करोगे? प्रोडक्टिविटी होगी। अभी बहुत ही डिटेल में लेके चलूंगा मैं, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो किसी भी इकोसिस्टम की बात हो रही होगी, आप वहां पे प्रोडक्टिविटी को मेंशन करोगे, आप वहां पे डिकम्पोजिशन को मेंशन करोगे। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, वहां पे एनर्जी फ्लो होगी, और क्या होगा वहां पे? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बायो जियोकेमिकल साइकिल। और यहां पे क्या देखने को मिलेगा? बायो जियोकेमिकल साइकिल। और ये सारी के सारे क्या है? एक तरीके से फंक्शन ही है। किसके फंक्शन है बेटा? वो इकोसिस्टम के फंक्शन है। ये सारे फंक्शन आपको कहां देखने को मिलेंगे? इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। सो इकोसिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं बेटा? प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? डिटेल में समझेंगे। और क्या है? डिकम्पोजिशन। के पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, वहां पे एनर्जी फ्लो हो रही होगी, वहां पे बायो की जियोकेमिकल साइकिल भी चल रही होंगी। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? फंक्शन है। तो यहां पे आप नोटिस भी कर सकते हो, ये चीज मैंने मेंशन की हुई है ऑलरेडी कि यहां पे फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन आर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्लियर है? इतना इतना समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या आ गए बेटा? ये हमारे पास फंक्शन आ गए, इकोसिस्टम के फंक्शन आ गए। क्लियर है? ओके। अब आप एक चीज और समझो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर आप साइज के रेस्पेक्ट में इकोसिस्टम को नापने वाले हो तो आप क्या बोल सकते हो कि इकोसिस्टम सबसे छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नैनो के जितना, नैनो गाड़ी वाला नैनो नहीं, नैनो का मीटर का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ नैनो। नैनो साइज का भी हो सकता है, राइट? नैनो साइज का हो सकता है फॉर एग्जांपल ड्रॉप, राइट? और नैनो से बड़ा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप माइक्रो बोल सकते हो। माइक्रो में जैसे पॉन्ड वाले एग्जांपल आते हैं, राइट? मैक्रो का मतलब रिवर आते हैं, और एक आता है मेगा, मेगा में आपके ओशियन आते हैं, राइट? तो आप ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा, राइट? ये सारे के सारे भी आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? इकोसिस्टम के टाइप मेंशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हमने देखा फंक्शंस के बारे में, और हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे
टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। क्लियर है? सो दीज आर टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप साइज के रेस्पेक्ट में ही इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तो इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। सवाल यह उठता है कि बड़े से बड़े में कितना बड़ा, राइट? अगर आप बड़े से बड़ा बोल रहे हो मतलब आप बहुत बड़ा कहना चाह रहे हो, तो कितना बड़ा हो सकता है वो, राइट? तो अब यहां पे निकल के आती है बात कि इकोसिस्टम पूरी धरती के बराबर हो सकता है। धरती पे जहां जहां लाइफ है तो आप उसको पूरे को इकोसिस्टम ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। लो, इतना बड़ा हो सकता है कि धरती पे जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करेगी उस पूरे लाइफ सिस्टम को आप क्या बोल सकते हो? इकोसिस्टम बोल सकते हो। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ग्लोबल इकोसिस्टम। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? इसको क्या बोल रहे हो भाई? ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहां पे? ग्लोबल इकोसिस्टम का निकल के आ रहा है मतलब जितना भी हमारा बायोस्फीयर है उस पूरे बायोस्फीयर को हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। मगर क्या यह संभव है कि आप पूरे इकोसिस्टम में मतलब आप पूरे इस बायोस्फीयर इकोसिस्टम को एक साथ पढ़ लो? नहीं पढ़ सकते। पानी में जाओगे तो धरती छूट जाएगी, धरती पे जाओगे तो पानी छूट जाएगा, है ना? तो आप क्या कर रहे हो बेटा? आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा लगा दिया दिमाग, क्योंकि आप हो इंसान, राइट? तो आपने बोला कि जितना धरती का है वो हम बोल देंगे उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या बोल देंगे? धरती पे जितना इकोसिस्टम हम क्या बोल देते हैं सर? इकोसिस्टम बोल देते हैं उसको टेरेस्ट्रियल। और जितना पानी वाला है उसको अपन बोलेंगे सर एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये हो जाएगा हमारे लिए आसान। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो पूरा बायोस्फीयर कंबाइन कर रहा है, हमने उसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक धरती वाला पार्ट और एक पानी वाला पार्ट। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसमें भी क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, इसमें भी खूब सारे, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखोगे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे और क्रॉप मिलेगी। ये आपके कहां मिल रहे हैं एग्जांपल? ये आपको मिल रहे हैं टेरेस्ट्रियल के केस में। एक्वेटिक के केस में सिमिलर देखो, एक्वेटिक में पॉन्ड मिलेगी, रिवर मिलेगी, ओशियन मिलेगा, एक्वेरियम मिलेगा। क्लियर है? अब यहां पे इन दोनों जरा इकोसिस्टम को नोटिस करो। ये जो दो इकोसिस्टम है इनको जरा नोटिस करो। एक है क्रॉप फील्ड और एक है एक्वेरियम। ये दोनों के दोनों क्या मैन मेड है? यस सर, ये दोनों मैन मेड है। ऊपर के सारे नेचुरल हैं? यस बेटा, वो नेचुरल है। तो इकोसिस्टम दो तरीके से भी हो सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया, राइट? हमारे पास भी पावर है। जैसे हमने अब खेत को बोया तो हमारे अकॉर्डिंग फसल उगी ना उसमें, तो हम वो क्या है? मैन मेड है, राइट? तो वो क्या है? मैन मेड कंडीशन है, आर्टिफिशियल कंडीशन है। और सिमिलर मैनर में एक्वेरियम, आपने समुद्र से उठा के मछलियों को अपने घर में लगा दिया, राइट? बन गया एक्वेरियम। क्या ये भगवान ने बनाया था? नहीं सर, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार मजे लेने के लिए बनाया है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एक्वेरियम एक मैनमेड का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमारे पास ग्लोबल इकोसिस्टम में दो मेजर इकोसिस्टम निकल के आते हैं सब पार्ट के फॉर्म में, और वो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। और उनके भी हमने छोटे छोटे सब पार्ट देखे कि कितने कितने हो सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक और बात यहां पे समझने वाली है कि एक होता है कंप्लीट इकोसिस्टम, एक होता है इनकंप्लीट इकोसिस्टम। इसको भी जरा समझ लेते हैं। व्हाट इज कंप्लीट इकोसिस्टम एंड व्हाट इज इनकंप्लीट इकोसिस्टम? देखो, कंप्लीट इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होगा जहां पे प्रोड्यूसर काम कर रहे होंगे। जैसे अगर आप पानी की बात करें तो पानी में आप क्या देखते हो कि जो वो वाले नाले या फिर वो वाले रिवर जहां पे नीचे तक सनलाइट पहुंच सकती हो, जहां पे आप क्या देखोगे, देखो नीचे तक सनलाइट जा रही है, ये सनलाइट नीचे तक जा रही है, ये सनलाइट कहां तक जा रही है? नीचे तक। और जब सनलाइट नीचे तक जाएगी तो वहां पे प्रोड्यूसर भी होंगे, और वो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो ऐसे इकोसिस्टम को आप बोलोगे क्या? कंप्लीट इकोसिस्टम, जहां पे प्रोड्यूसर से प्रोसेस स्टार्ट हो रही हो। अगर आप डीप ओशियन की बात करो, इस वाले एरिया की, अगर आप इस एरिया की बात करो तो यहां पे लाइट ही नहीं पहुंचेगी, और जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहां पे क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा सर। क्या यहां पे प्रोड्यूसर होंगे? बहुत ज्यादा नहीं होंगे सर। तो यहां पे जो प्रोसेस चल रही है वो कैसे चल रही है कि सर ऊपर से मछलियां जो है, छोटी वाली मछलियां, वो नीचे हल्का सा जाएंगी, उनको बड़ी मछली खा लेगी, और बड़ी मछली वहां पे कैसे डिपेंड रहेगी? उन छोटी मछलियों पे डिपेंड रहेगी। क्या सर वहां पे प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं? नहीं बेटा, आप प्रोड्यूसर काम नहीं कर रहे, वहां पे इनकंप्लीट कंडीशन है, वहां पे प्रोड्यूसर है नहीं, सो कॉल्ड इनकंप्लीट इकोसिस्टम। तो यहां पे एक बात क्लियर हो गई कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है और एक इनकंप्लीट इकोसिस्टम है। कंप्लीट इकोसिस्टम में प्रोसेस प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, जबकि इनकंप्लीट में प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रही है? प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कंज्यूमर वाले पार्ट से, वहां पे प्रोड्यूसर नहीं है। तो इतनी सी बात क्लियर हुई होगी आप सभी को, और बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक शब्द जिसका नाम है स्ट्रेटिफिकेशन। आप जरा इसको समझ लीजिए। स्ट्रेटिफिकेशन में आप क्या देखते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट है जहां पे आप क्या देख रहे हो, इतने बड़े बड़े पेड़ है। सर ये तो एल्पाइन वाले लग रहे हैं, हाँ मान लो ये एल्पाइन वाले ही है। इसके नीचे आप क्या देखोगे, ये तो बड़े बड़े ही हैं, राइट। ये क्या है, हमारे बड़े बड़े वृक्ष है, राइट। ये इस तरीके से आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। अब इनसे नीचे आप क्या देखोगे, कुछ छोटे वाले पेड़ भी होंगे, कुछ एक दो छोटे वाले पेड़ भी होंगे, राइट। वो हो सकता है इस तरीके की झाड़ फूस वाले हो। वो कौन से थोड़े से झाड़ फूस वाले हैं, इनकी हाइट बस इतनी हो सकती है, सही है, ये धरती माता है। अब इनके नीचे आप क्या देखोगे, कुछ और छोटे वाले भी होंगे, ये वाले हैं, इनको हम शर्ब बोल सकते हैं, शर्ब, झाड़ियां छोटी वाली। और इन झाड़ियों के नीचे कौन है, झाड़ियों के नीचे कौन छिपा हुआ है, छोटे वाली घास है। इन झाड़ियों के नीचे कौन है, ये घास है। अब आप देखो यहां पे कंडीशन, आप क्या देखोगे, यहां पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है आपको। क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ एक प्लांट का डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। यहां पे सबसे छोटे वाले ये 1 इंच की हाइट वाले, यहां पे 4 फुट की हाइट वाले, यहां पे 20 फुट की हाइट वाले, 10 फुट की हाइट वाले, 10 फीट वाली हाइट, यहां पे 2 फीट की हाइट वाले, यहां पे बहुत छोटू वाले 2 इंच वाले घासें जैसे छोटी छोटी, और यहां पे आप क्या देख रहे हो, 40 फुट वाले। तो आप क्या देखोगे, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ये आपको टेरेस्ट्रियल में मिलेगा, प्लांट में भी ऐसे कुछ मिलेगा। प्लांट में आप क्या देखोगे, सबसे ऊपर प्लैंकटन होंगे, उससे नीचे छोटी वाली फिश होंगी और उससे नीचे बड़ी फिश होंगी। तो प्लांट वहां पे भी देखने को मिलेगा। सो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या कहलाएगा, दिस विल कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब लेयरिंग। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, लेयरिंग। और आप यहां पे देख भी रहे हो, ये देखो लेयरिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि पहले सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, सबसे छोटे। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग कार्ड, राइट। इसी को आप क्या कह सकते हो, लेयरिंग वाली कंडीशन भी शो कर सकते हो। तो ये आपने देखा स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। और हम क्या बोल सकते हैं इसी को, कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। आप क्या देख रहे हो, ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है किसका, स्पीसीज का। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम को बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम की आत्मा। क्या बोलते हैं, अगर आपको इकोसिस्टम समझना है तो इकोसिस्टम समझाने के लिए आपको कहां ले जाएगा, तालाब के किनारे। ठीक है, तालाब के किनारे जाके आपको बेस्ट इकोसिस्टम मिलेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो बेटा वहां पे क्या होगा, एक्वेटिक कंडीशन है, पहले तो पानी की कंडीशन है, और पानी में भी आपको सारे के सारे मेंबर दिख जाएंगे, प्रोड्यूसर दिख जाएंगे वहां पे एल्गी की तरह जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर भी दिख जाएंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे, नहीं ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट जो प्लांट को खा रहे हैं, आपको वहां से उनसे बड़े वाले भी मिल जाएंगे, बड़े वाले कीड़े जो इंसेक्ट को खा रहे हैं, और कीड़े के साथ साथ वहां पे मछली भी मिल जाएगी जो उसको खा रही है, और वहां पे बगुला भी मिल जाएगा, बगुला भी उसको खा रहा है, राइट। तो आप क्या देखोगे, प्रॉपर तरीके से छोटे से एक एरिया में आपको प्रॉपर फूड चेन, प्रॉपर फूड वेब देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अगर आपको इकोसिस्टम समझना है, सो कॉल्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या कहलाता है, इथॉस। इथॉस बोले तो आत्मा, इकोसिस्टम की आत्मा के मतलब आराम से समझाने का तरीका अगर आपको चाहिए तो तालाब के किनारे ले जाओ और आप समझा दो बच्चे को। आप वहां पे क्या देखोगे कि प्रोड्यूसर में आपको कौन कौन मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएंगे, हर्ब भी मिल जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन भी मिल जाएंगे। कंज्यूमर के फॉर्म में यहाँ पे इंसेक्ट भी मिलेंगे, बैक्टीरिया भी मिलेंगे, फंगस भी मिलेंगी, छोटी छोटी फिश भी मिलेंगी, बड़ी वाली फिश भी मिल सकती है ना, अगर वो रिच पॉन्ड है। समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इथॉस ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है। यहां पे आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मिल जाएंगे, राइट। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो मैं आपको यहां पे बना के भी दिखा सकता हूं चीजें, कि अगर मान लो अभी यही मान लो क्या है, इस जंगल के पास में तालाब है, इस तालाब में आप क्या देखेंगे, आप क्या देखोगे, इस तरीके का मान लो तालाब है, इस तालाब में आप क्या देखोगे, यहां पे आपको पानी वानी सब मिल जाएगा। ये ऊपर का पानी है, इसमें छोटी वाली मछली भी है, राइट। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन भी है, यहाँ पे आपको बगुला भी देखने को मिल जाएगा, ये इसकी चोंच है ना।
तो आपको यहाँ पे बंगला भी देखने को मिल जाएगा, ये इसके पंख है, राइट। इस तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इको सिस्टम। इसमें आपको दोनों मेंबर देखने को मिलेंगे, इसमें आपको प्रोड्यूसर भी देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको कंज्यूमर भी देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों। और फाइनली डिकम्पोजर तो होंगे ही, राइट। डिकम्पोजर में आपके फंगस और बैक्टीरिया आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, पॉन्ड इकोसिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो अब आप बढ़िए आगे की तरफ। यहां पे अपने पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की, अब आप डिस्कस करेंगे जो आप फंक्शन बोल रहे थे ना बेटा, आपने क्या बोला कि जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल में आपने बताया कि इनपुट, फ्लो ऑफ एनर्जी और डिकम्पोजर वाली कंडीशन है। फंक्शनल में आप क्या बोलते हो कि इकोसिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी, जैसे डिकम्पोजिशन, जैसे एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो उन्हीं फंक्शन में से पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, और दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इस पे हम बात करते हैं। चलिए चलो यहां पे देखना, देखो जरा ध्यान से देखना, नोटिस करना एक चीज कि अगर प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करोगे तो अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। क्या मैंने इसमें टाइम को जोड़ा है? नहीं सर, हमने टाइम को नहीं जोड़ा। तो अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया क्या बोल रहे हो, किसी भी समय पे, एट एनी टाइम, किसी भी समय पे। मैंने किसी भी समय की बात कर ली, मान लो आज से 10 साल पहले की, 10 साल बाद की, या फिर अभी की, मैं किसी भी समय बात कर सकता हूं। तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्शन। आपने एट एनी टाइम बात किया, पर यूनिट आपने टाइम नहीं बात की, राइट। कि आप ऐसे नहीं बोल रहे कि पर ईयर, ऐसे नहीं बोल रहे पर मंथ या पर डे कितना प्रोडक्शन, ऐसा नहीं बोल रहे। आप क्या बोल रहे हो, कभी भी, एनी टाइम। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी प्रोडक्शन। अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। आपने पर यूनिट टाइम यहां पे नहीं मेंशन किया है। और आप इसको एनर्जी के टर्म में और वेट के टर्म में, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनर्जी रिप्रेजेंट करोगे तो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। वेट के टर्म में बता रहे हो तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। वेट के टर्म में बताओगे तो क्या होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? बताओ भाई। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? बोलो, ये वाला क्लियर है? प्राइमरी प्रोडक्शन समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोल रहा है बेटा, पर यूनिट टाइम भी मेंशन करोगे, मतलब आप पर ईयर की बात कर लोगे कि अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर ईयर की बात कर लो। तो आप यहां पे क्या देखोगे, एनर्जी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेट के टर्म में भी। तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, आप क्या बोल रहे हो, पर ईयर, राइट। प्रोडक्शन एट एनी टाइम, जैसे प्रोडक्शन का मतलब मैं मान लो बात कर रहा हूं जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, तो हो सकता है जनवरी में प्रोडक्शन कहीं और अलग हो, फरवरी में कहीं और अलग हो। मगर पूरे साल भर का प्रोडक्शन जब निकालोगे, पूरे साल भर का प्रोडक्शन नहीं बोलोगे, आपको साल भर के रेस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी बोलोगे। कि पूरे साल की प्रोडक्टिविटी आप क्या देखोगे कि ट्रॉपिकल वालों की ज्यादा होगी, टेम्परेट वालों की कम होगी। हो सकता है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनमें जनवरी में प्रोडक्टिविटी कम हो, राइट। जनवरी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो, फरवरी का ज्यादा हो, मार्च का ज्यादा हो। मगर सम टोटल पूरे साल का बात करोगे तो प्रोडक्टिविटी टेम्परेट की क्या होगी, कम होगी, ट्रॉपिकल की ज्यादा होगी। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आप इन टर्म ऑफ कैलोरी, किलो कैलोरी और ग्राम के रेस्पेक्ट में दिखा सकते हो। याद रखना, पर ईयर बोलोगे आप। तो प्रोडक्टिविटी पर ईयर, प्रोडक्शन एट एनी टाइम, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको आप यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। बढ़ते हैं आगे और इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट रेस्पेक्ट में समझते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट के केसेस में, प्लांट के केसेस में आप क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में। जो प्रोड्यूसर होंगे बेटा, जो प्रोड्यूसर है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूसर सर फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सर फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज खूब सारा बनता है, राइट। तो मान लो एक प्लांट है, उसने एक दिन में, मान लो एक दिन में जितना भी खाना बनाया, जितनी भी फोटोसिंथेसिस की, वो उसकी कहलाएगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक्चुअली ग्लूकोज का बनना ही है एक तरीके से। प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, राइट। तो
एक दिन में या एक महीने में या एक साल में जितना उसने, क्योंकि आप टाइम मेंशन कर रहे हो, पर यूनिट टाइम मेंशन कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने जितना भी ग्लूकोज बनाया वो क्या है, उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझते हैं इसी डिफरेंस को। देखो बेटा, एक साल में इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने, मान लो पर ईयर की बात कर रहा हूं, पर ईयर, एक साल में पर ईयर उसने जितनी भी फोटोसिंथेसिस की वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है? अब ये बात भी तय है कि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। सर प्लांट को एनर्जी क्यों चाहिए, हमको तो पता ही नहीं है, उसने तो कभी बताया नहीं कि हमको एनर्जी चाहिए होती है। बेटा चाहिए उसको भी एनर्जी। कब चाहिए उसको, जब उसको सेल डिवाइड करनी है, उसको भी तो ग्रो करना है। अरे ग्रो करने में भी तो एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लगती है, एटीपी के फॉर्म में। अच्छा सर एटीपी के फॉर्म में, हाँ। तो एटी के फॉर्म में जब एनर्जी यूज होगी तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस चल रही होगी, रेस्पायरेशन। तो क्या प्लांट भी रेस्पायरेट करते हैं? यस। रेस्पायरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी, एटीपी बनाने की प्रोसेस है। तो प्लांट भी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, यस। तो एस्पायरेशन में एनर्जी लग रही है, यस। एनर्जी कहां, ये ग्लूकोज से ही आएगी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से आएगी, हाँ। तो ग्लूकोज खर्च भी करेंगे प्लांट, यस। तो जब रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व जो ग्लूकोज है वो खर्च जितने हो जाए उसके बाद बची जो एनर्जी है उसको आप क्या बोलोगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? जो बच्चे, जितने सभी बच्चे अपना इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या प्रोडक्टिविटी का मतलब क्लियर हुआ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्लियर है? अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी समझाता हूं। तो यहां पे आपने क्या देखा बेटा, यहां पे आपने देखा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने टाइम देखो मेंशन किया था इसीलिए पर ईयर, राइट। तो पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में पर ईयर या फिर पर यूनिट टाइम जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसका आप क्या बोल रहे हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है सर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने क्या किया, माइनस कर दिया रेस्पिरेशन को, क्योंकि सर वो एनर्जी भी तो खा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या जो विजुअल है, आपको क्या विजुअल है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सर मुझे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिखेगी, मुझे थोड़ी ना पता उसने अंदर ही अंदर कितना ग्लूकोज यूटिलाइज कर लिया, मुझे तो ये दिखेगा वो कितना बड़ा हो गया, राइट। तो आपको क्या दिखेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिखेगी, ना कि ग्रॉस। तो आपको जो विजुअल या फिर आपके लिए जो अवेलेबल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन तीन शब्दों पे जरा ध्यान दो। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कभी भी ग्रॉस से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितना बनेगा उसी में से तो यूटिलाइज करोगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कभी ग्रॉस के बराबर भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि जितना भी वो बनाएगा फूड वो सारा का सारा रख ही लेगा, उसमें से यूटिलाइज भी होगा। ऐसा नहीं है कि यूटिलाइज ही ना हो, यूटिलाइज होगा बेटा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस के बराबर भी नहीं होगी। हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीरो हो सकती है, और जब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी तो उस केस में बिल्कुल भी कतई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज बनाया सारा का सारा यूटिलाइज कर लिया, तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं उस समय ऑब्जर्व होगी। इतना क्लियर है? इतना आया क्या समझ में? अब आगे देखो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के थ्रू होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोर के थ्रू होती है। इस बात का मतलब समझो कि प्लांट जो होंगे वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, जितना भी फूड प्रोड्यूस करेंगे वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जिन्होंने प्लांट को खाया, प्लांट को खाने के बाद उन्होंने अपनी बॉडी में जितना भी बायोमास बचा पाया वो क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। याद रखना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस का और नेट का कोई कंसेप्ट नहीं चलता है, क्योंकि सेकेंडरी वाले खुद से नहीं बना रहे, वो तो प्राइमरी पे ही डिपेंड है। तो प्राइमरी वाले जो क्योंकि खुद बना पाते हैं इसलिए वहां पे ग्रॉस का और नेट का कम ये जो कंसेप्ट है वो चलता है, राइट। इधर तो कंसेप्ट ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो? हर्बीवोर वाले केस में कंसेप्ट ही नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया क्या? बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे एक लाइन समझ भी लो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाई प्लांट्स आप मेंशन करते हो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाई हर्बीवोर मेंशन करते हो, राइट। सो व्हाट इज दिस कि अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज बाई प्राइमरी कंज्यूमर, राइट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और यहां पे कोई कंसेप्ट नेट का और ग्रॉस का नहीं होगा, यही देखो साफ साफ लिखा हुआ है। बताओ मुझे ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी, क्या ये समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। पहला है कि टाइप ऑफ हैबिटेट, जिस जगह वो रह रहा है वो हैबिटेट, और टाइप ऑफ प्लांट। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप ऑफ प्लांट क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा? यस। कि वो प्लांट कौन सा है ये मैटर करेगा, कि वो प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है, या हर्ब है, या ट्री है, या शर्ब है, या घास है, कि फूस है, क्या है,
समझ रहे हो, टाइप ऑफ प्लांट भी मैटर करेगा और एबायोटिक फैक्टर भी मैटर करेंगे। एबायोटिक फैक्टर में क्या देखोगे बेटा कि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, वहां पे सॉल्ट कंसेंट्रेशन कितनी है, वहां पे सॉइल का कंसेंट्रेशन क्या है, वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर भी हैं एबायोटिक फैक्टर जिनको हम बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगे। इतना क्लियर है, बोलो इतना समझ में आया? तो यहां तक हमने प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी बात की। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पानी में और धरती पे कितनी, कहां पे ज्यादा होती है, इस पे जरा हम चर्चा करेंगे। देखो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लुक, ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं, अभी तो इसकी जरूरत यहां पे नहीं है हम, क्योंकि अभी प्रोडक्टिविटी को फिनिश करेंगे। देखो समझो यहां पे कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा, अगर आप धरती को देखो, अगर धरती को देखो, ग्रीन अर्थ को देखो, तो यहां पे आपको कुछ लैंड मास मिलेंगे। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यहां पे आपको इंडिया दिखेगा, इंडिया ना, राइट, यहां पे लटका हुआ छोटा सा वो भी दिखेगा, श्रीलंका। इस तरीके से कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। और यहां पे फिर अमेरिका भी तो है, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और बाकी सारा पीछे भी साइड में। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि जो वाटर है वो क्या है, मैक्सिमम है। ऐसा मत समझ लेना सर डायग्राम में हमको धरती ज्यादा लग रही है, राइट, ऐसे मत कर देना सर धरती ज्यादा लग रही है, लो छोटी कर दी मैंने तो धरती, राइट। मेनली क्या है, वाटर है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। कर दिया मैंने छोटा भारत। आया समझे, मैक्सिमम पार्ट किसका है, वाटर का। वाटर है भी कितना, वाटर कितना है बेटा, देखो 70%। हाउ मच, 70% वाटर। 70% क्या है, वाटर है। धरती का पार्ट कितना है, अराउंड 30%। 30% क्या है, लैंड। आया समझ में, ये देखो, तो 70% लॉजिकली क्या होना चाहिए कि लॉजिकली ये होना चाहिए कि पानी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मगर यहां पे कंसेप्ट समझो कि पानी में 70% पार्ट है बट प्रोडक्टिविटी कम है। पानी में प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। कितनी, 55 बिलियन टन। कितनी, 55 बिलियन टन टन। और आप जब लैंड पे देखेंगे यही वैल्यू आपको लैंड पे कितनी मिलेगी, 115 बिलियन टन। भाई एक 55 में और 150 115 में बहुत अंतर है, करीब करीब डबल की बात है, डबल से भी ज्यादा है ना। 55 दूनी 110 है ना, तो 110 से भी ज्यादा 115 है। समझ रहे हो बात को, राइट। तो आप क्या देखोगे, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग पे ज्यादा है कि लैंड पे ज्यादा है। सर हमारी लैंड पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। कहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, लैंड पे ज्यादा है। अच्छा लैंड पे रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे प्लांट बहुत ज्यादा है, यहां पे प्रोड्यूसर ज्यादा है। कारण समझ लो जरा, यहां पे क्या है, प्रोड्यूसर ज्यादा है। कौन ज्यादा है, हाई। अच्छा प्रोड्यूसर ज्यादा है, यहां पे क्या है, रीजन क्या है, यहां पे प्रोड्यूसर कम है, यहां पे प्रोड्यूसर लो है। अब इसीलिए जब आप फूड चेन की बात करते हो, यहीं पे समझ लेना, फूड चेन का कंसेप्ट समझा दूंगा। फूड चेन की बात करते हो, जब आप फूड चेन की बात करते हो तो दो टाइप की फूड चेन मिलेंगी आपको। कौन कौन सी फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्राइटस फूड चेन। अब मुझे ये बताओ कि धरती पे डेट्राइटस ज्यादा होगा, पानी में डेट्राइटस ज्यादा होगा। बेटा धरती पे ज्यादा होगा, क्यों, धरती पे प्रोड्यूसर ज्यादा है। आप मान लो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, घास कितनी खाते होंगे, मैक्सिमम 40% खा लेंगे। 60% तो घास क्या होगी, 60% तो वेस्ट हो जाएगा ना। 60% क्या होगा, वेस्ट हो गया। 40% ही तो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया। तो 60% जब वेस्ट हुआ तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो ज्यादा डिकम्पोज कहां बनेगा, पानी में, धरती पे। पानी में क्या है, लो प्रोड्यूसर है, मतलब प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर समझना कंसेप्ट को। प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम
प्रोड्यूसर को ही खा जाएंगे मैक्सिमम। मान लो यहाँ पे 100% है तो आप क्या देखोगे प्राइमरी कंज्यूमर क्या है 80% प्रोड्यूसर को खा जा रहे हैं, बच कितना रहा है 20% बेचारे जीते हैं, थोड़े से मरते हैं, राइट। तो आप क्या देखोगे यहां पे पहली स्टेप पे क्या चल रहा है, चरने का काम चल रहा है, ग्रेजिंग का काम चल रहा है। तो ग्रेजिंग फूड चेन इसीलिए बोलते हैं वाटर में, एक्वेटिक में होगी। एक्वेटिक में ज्यादा क्या होगी, एक्वेटिक में ज्यादा क्या होगा, ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन कहां पे ज्यादा होगी, लैंड पे। ये कहां पे होगी, लैंड पे, लैंड पे ज्यादा होगी क्या, डेट्राइटस। और पानी में क्या होगी, ग्रेजिंग फूड चेन। लैंड पे क्या होगी, डेट्राइटस फूड चेन। आया समझ में, समझ रहे हो रीजन, समझ रहे हो, बहुत प्यारा रीजन है। अभी आगे इससे क्वेश्चन भी बनेंगे, मुझे उम्मीद है ये यहां पे समझ पा रहे होगे, ठीक है। अभी आगे देखो कि कंपैरिजन हम करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, तो क्या देख रहे हो कि 70% वाटर है अपने पास, 70% क्या है बेटा, वाटर है। और क्योंकि 70% वाटर है हमारे पास, 70% क्या है, वाटर है, और 30% आप क्या देख रहे हो, लैंड वाला पार्ट है। मगर यहां पे आपको जो प्रोडक्टिविटी वाली बात हो रही है वो क्या है, 55 बिलियन टन क्या है प्रोडक्टिविटी वाटर में, 150 बिलियन क्या है प्रोडक्टिविटी लैंड पे। टोटल हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आती है, 170, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, लैंड का ही है। यहां पे आप लैंड पे भी जब देखोगे टेरेस्ट्रियल में, तो ट्रॉपिकल की सबसे ज्यादा है, फिर टेम्परेट की है, फिर ग्रास लैंड की है, फिर डेजर्ट की है। सो ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट में प्रोड्यूसर होंगे ही नहीं, बहुत कम होते हैं, इसलिए सबसे कम है। यहाँ पे एक्वेटिक में देखो, एक्वेटिक और आर्टिफिशियल प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा देखना। यहाँ पे एक्वेटिक में एक मजेदार बात देखना कि सबसे ज्यादा कोरल रीव है और दूसरी क्या है, एस्चुरीज है। इसके बाद देखो टेम्परेट रीजन में ज्यादा है, ट्रॉपिकल ओशियन में कम है। टेम्परेट ओशियन में क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और ट्रॉपिकल में कम है। इसका कारण समझो कि ट्रॉपिकल ओशियन जो है यहाँ पे धूप ज्यादा रहती है, और ज्यादा धूप रहती है तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं। और टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट में ठंड होती है, वहां पे नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे होता रहता है, वहां पे साइकिलिंग होती रहती है मिनरल की, और जितनी ज्यादा साइकिलिंग होती है तो उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे इसीलिए ट्रॉपिकल ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम है, टेम्परेट ओशियन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये चीज जरा नोटिस कर लो। आर्टिफिशियल प्रोडक्टिविटी में आप मैक्सिमम बोलते हो कि सुगरकेन के जो फील्ड होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। बोलो जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया क्या, प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट क्लियर है क्या? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है कि भाई सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट विद योर क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन था जो मैं करने की कोशिश कर रहा था और मैं निष्फल रहा, मैं नहीं कर पाया। आप प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर दो और अपने डाउट को भी मेंशन कर दो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट समझते हैं। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन की। तो पहली बात निकल के आती है सर ये डिकम्पोजिशन होता किस चीज का और ये आता कहां से है। तो पहले इस चीज को समझो कि जितने भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, जितने भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, पहले बात समझो कि जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर तो प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, वो तो प्रोड्यूसर ही होता है। जितने भी प्रोड्यूसर थे उनको किसने खाया होगा, प्राइमरी कंज्यूमर ने। क्या सबको खा लिया होगा? नहीं सर, यहां पे बचे होंगे तो उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। जो घास फूस बची होगी, जो मर गई होगी, काट दिया गया होगा जिसका, उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या प्राइमरी कंज्यूमर मर जाते हैं? यस सर मर जाते हैं, और मरने के बाद उनका भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टॉप कार्निवोर, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर भी मरते हैं, यस मरते हैं, उनका भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन। टॉप कार्निवोर भी मरते हैं, हाँ होते हैं, उनका भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन। इन सब का ही क्या होगा भाई, डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन है क्या, डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम सिंपल में तोड़ देंगे। क्या होगा, आप यहां पे ध्यान से देखो कि अब यहां पे इन सभी का होता क्या, पहली बात तो इन सब का क्या होता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में आप क्या देखोगे, इसमें क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। मान लो एक मुर्गी मर गई, हैन डेड, मर चुकी है। अब उसमें क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और मुर्गी के अंदर उसके ऑर्गन है, पार्ट है, वो किसके बने हुए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बने हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल में, तो इसी को कहीं ना कहीं आप डिकम्पोजिशन शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे मेंशन करते हो कि जो डेट्राइटस ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या है, डिकम्पोजिशन में ही जाएगा। यहां पे डेट्राइटस एक तरीके से क्या है, पहले डेट्राइटस समझ लो। डेट्राइटस क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो मरी हुई मुर्गी है वो क्या है, डेट्राइटस है।
अब इस डेड मुर्गी को जो खत्म करने का काम करेगा, कहीं ना कहीं इस पे कौन काम करेगा, इसको हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने लग जाए, हो सकता है इस पे फंगस ग्रो होकर फंगस इसको सक करने लग जाए, राइट, या हो सकता है इसी पे कोई और इंसेक्ट इसको खाने लग जाए। तो वो क्या है, एक तरीके से डेट्राइटिवोरस है, जो इस डेट्राइटस को रिमूव करने में मदद करेंगे। वो क्या है बेटा, डेट्राइटिवोरस है। डेट्राइटिवोरस में प्लांट का डेट्राइटिवोरस में एक सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो कौन है, ये अपना अर्थवर्म है, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन की स्टेप को समझो, ये बहुत जरूरी है कि होता क्या है। मान लो पत्ती है, सबसे पहले हम पत्ती से लीफ से शुरुआत करते हैं। समझो क्या है, ये जो पत्ती है इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या होगा, तोड़ा जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। इसका क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अब जैसे ही फ्रेगमेंटेशन हुआ, अब इसमें से कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे जो तुरंत के तुरंत धरती में चले जाएंगे, है ना। जो सिंपली क्या होते हैं, जैसे ही कोई चीज ब्रेक होती है तो उसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इजीली रिलीज हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, धरती में तुरंत चले जाएंगे। और धरती में चले जाएंगे तो फिर वो आप क्या देखोगे कि वो दोबारा अवेलेबल भी नहीं हो पाएंगे। तो वो जब मूव करेंगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, सम ऑफ द मिनरल मूव डीप नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, वो अवेलेबल भी नहीं होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसका कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म में इस बड़े, ये जो अभी भी जो ब्रेकडाउन हुआ है इसमें से और छोटे छोटे पार्ट में ये टूटेगा, और छोटे छोटे पार्ट में टूटने पे क्या होगा, नीचे एक लेयर बन जाएगी। नीचे क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। उस कैटाबॉलिक पार्ट से आप क्या देखोगे, एक ब्लैक कलर की एमॉर्फस लेयर बन जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। क्या बोलेंगे, ह्यूमस, जो कि ब्लैक होगा, एमॉर्फस होगा और रिजर्वॉयर की तरह काम करेगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट की तरह। सॉइल न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर की तरह काम करेगा वो ह्यूमस। और फिर उस ह्यूमस में क्या होगा, धीरे धीरे मिनरल रिलीज होंगे, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिफिकेशन। और फिर वो मिनरल धीरे धीरे क्या होंगे, प्लांट के लिए अवेलेबल होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। तो ये कुछ स्टेप भी हैं जिनको आप ध्यान से समझ लो। क्या स्टेप है भाई, पहली स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या हो रहा है सर, हो सकता है उसमें से तुरंत कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नीचे चले जाए, जिनको हम लीचिंग बोल रहे हैं, और साथ के साथ कैटाबॉलिज्म भी हो रही है। फिर सर क्या होगा, फिर बेटा होगा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बन जाएगा, ब्लैक एमॉर्फस रिजर्वॉयर। फिर आप क्या देखोगे, सबसे लास्ट स्टेप पे मिनरलाइजेशन हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन का इवेंट परफॉर्म होगा। क्लियर है, हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे और समझिए कि यहां पे कई सारे फैक्टर भी हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन हो सकता है धीरे हो रहा हो सकता है डिकम्पोजिशन बहुत तेज हो जाए। जैसे आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि कुछ मम्मीज निकलती है उन एरिया में जब ठंड बहुत पड़ती है। ठंड वाले एरिया में जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है पूरे पूरे बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी अभी अवेलेबल है। तुम कहीं रेगिस्तान में दिखा दो मुझे कोई मरी हुई बॉडी 3 दिन से ज्यादा, मच्छर उठा के ले जाएंगे उसको, मच्छर खा खा के उसको खत्म कर देंगे। तो क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या देख रहे हो, टेम्परेचर बड़ा फैक्टर है। जहां पे ठंड ज्यादा है, जहां पे कोल्ड कंडीशन है, वहां पे बॉडी प्रिजर्व रह रही है। मतलब डिकम्पोजिशन की स्टेप धीरे हो जाएगी ठंडे एनवायरमेंट में। मतलब समझ रहे हो, ऐसा ही मतलब निकल के आ रहा है कि आप क्या देखोगे, टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जहां पे होगा वहां पे डिकम्पोजिशन धीरे हो जाएगा। तो सर हमको एक बात बताओ कि वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए जहां पे डिकम्पोजिशन आराम से होता रहे, मतलब जहां पे डिकम्पोजिशन इजीली हो जाए। तो बेटा वो टेम्परेचर है आप 25 से 30 के डिग्री सेल्सियस के बीच में रखो। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आप क्या देखोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, इस टेम्परेचर पे आप क्या देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से डिकम्पोजिशन होगा। एक और फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है भाई, सोच के देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन करता है एरोबिक कंडीशन को क्रिएट। और एरोबिक कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, जो आप क्या देखोगे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। सर क्या ऑक्सीजन नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, होगा बेटा, मगर स्लो होगा। मगर कैसा होगा, स्लो होगा। ऑक्सीजन है तो मैंने क्या लिखा है, फास्टर। मैंने ये नहीं लिखा कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, होगा तब भी होगा। इवन ठंड वाली कंडीशन में भी डिकम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और ज्यादा। राइट, मगर आप क्या देखोगे, जब ऑक्सीजन होगी तो डिकम्पोजिशन और तेजी से होगा। क्या होगा, और तेजी से होगा। राइट, नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बोल रही है भाई, कि ये स्पोर फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है। जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, डेट्राइटिवोरस बोल रहे हैं, वो
ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में उनके जो स्पोर हैं, उनकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो इजीली बन जाती है, क्योंकि सबको पता है पानी हर चीज के लिए जरूरी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो पानी नहीं होगा, ह्यूमिफिकेशन नहीं होगा, तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमिफिकेशन भी एक फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को और बढ़ाएगा, या डिकम्पोजिशन इजीली हो पाएगा। और कई सारे केमिकल भी हैं। केमिकल में जैसे अगर देखो नाइट्रोजन रिच है और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ज्यादा है, तो आप क्या देखोगे वहां पे डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। और जबकि जैसे काइटिन है या लिग्निन है, इस तरीके के अगर कंपोनेंट है, तो इस केस में आप क्या देखोगे, डिकम्पोजिशन भी धीरे होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया क्या? यहां तक के पार्ट में अगर कोई भी डाउट आया हो या कोई भी आपको अभी भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आगे समझो, मैंने अभी आपको बात बताई थी भी, चेन की जो फूड चेन है बेटा, वो दो टाइप की होंगी। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होगी डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन आप क्या देखोगे, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। यहां पे क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर से जब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलो, राइट। ये किससे स्टार्ट होती है, देखो लिखा भी हुआ है, ये स्टार्ट किससे हो रही है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। और ये आप क्या देखोगे, मोर इन प्लांट, ये ज्यादा कहां पे होगी, ग्रेजर फूड चेन कहां पे ज्यादा चल रही होगी, प्लांट में। मोर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा एब्सेंट इन ऑन लैंड, ऐसे नहीं लिखा हुआ। मोर कहां पे है, ये लिखा हुआ है ज्यादा कहां हो रही, प्लांट में, सॉरी वाटर में। आप क्या देखोगे, जो डेट्राइटस फूड चेन है वो ज्यादा कहां होगी, धरती पे। सवाल अभी निकल के आ रहा है, देखो मुंह बनाया हुआ है आपने, मगर आपको ऐसा मुंह नहीं बनाना, अब तो ऐसा बनाना है क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया है, राइट। आपको पहले ही पता चल गया है। आपका अब तो मुंह कैसा है, ऐसा है ना, ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा सही है। ओके, क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई। आपको समझ में क्या आ गया कि डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस डेड कंपोनेंट आपको ज्यादा कहां मिलते हैं, धरती पे ज्यादा मिलते हैं, पानी में ज्यादा मिलते ही नहीं है। वहां पे प्रोड्यूसर का नंबर कम है, कंज्यूमर ही सारे उड़ा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए अब आप यहां पे एक चीज और समझो कि एनर्जी का फ्लो जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। 10% एनर्जी फ्लो होगी, जो एनर्जी फ्लो भी हो रही है वो 10% नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होगी। और टोटल बायोमास जो फर्स्ट लेवल पे होगा, टोटल बायोमास एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल रहा है, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं बोल रहे, प्राइमरी प्रोड्यूसर ही बोलना वैसे सही है। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लेवल पे जितना भी बायोमास है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, बताओ जल्दी से। और एक सवाल का जवाब दो कि 10% जो एनर्जी फ्लो होगा वो प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में होगा, या प्लांट में प्रोडक्शन 10% होगा। प्लांट में 10% सनलाइट का प्रोडक्शन होगा, ये मीनिंग निकल रहा है कि प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में जो फूड जाएगा उसमें 10% बात आएगी। बताओ जल्दी से। 10% का मतलब क्या है कि प्लांट से जो कंज्यूमर बन रहे हैं, प्लांट से जो कंज्यूमर जब बन रहे हैं उनमें 10% जाएगा, या फिर सनलाइट जो आ रही है उसका 10% कन्वर्जन होगा। यस, बताओ बेटा। बताओ बताओ बताओ। बेटा द करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मैंने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आपको मेंशन किया था प्रोडक्टिविटी को, डिकम्पोजिशन को, एनर्जी फ्लो को और बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल सिलेबस में नहीं है, मगर ये थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पे जरूर हम बात करेंगे, राइट। ध्यान से देखो, ये बात तो मुझे लगता है हर बच्चा जानता होगा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सन। हमारे सोलर सिस्टम में अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो किस वजह से हिल रहा है, वो सूरज देवता की वजह से हिल रहा है। सूरज देवता बनाए, राक्षस नहीं बताया बनाया मैंने। सनलाइट निकल रही है बहुत तेजी से, राइट, थंडरिंग वाली पावर दिख रही होगी, राइट। तो ये क्या देता है भाई, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोलर एनर्जी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एक्सेप्ट देयर आर फ्यू फ्यूजन, सॉरी देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। आप क्या देखोगे, समुद्र की सतह पे कुछ ज्वालामुखी फट रही होती हैं, उसमें मैग्मा निकल के बाहर आ रहा होता है। उस मैग्मा में भी क्या है, सोलर लाइट तो नहीं मगर हीट एनर्जी जरूर है, और वो हीट एनर्जी कुछ ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद कर सकती है। तो वो कुछ एग्जाम्पल है, बहुत माइन्यूट से एग्जाम्पल है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेल्ट।
तो आप क्या से मेंशन कर सकते हो कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट सम हाइड्रोथर्मल वेंट। कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो आप क्या देखेंगे, सन ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक चीज नोटिस करो यहां पे कि 2 to 10% फोटो एक्टिव रेडिएशन होती है लाइट में। वो वाला रेडिएशन जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है वो कितना है, 2 to 10%, राइट। और इसी को टोटल सनलाइट की 2 to 10% जो फोटो एक्टिव रेडिएशन है उसका 1% क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए केमिकल एनर्जी में, 1%। इज इट क्लियर? अब एनर्जी फ्लो में आप क्या देखोगे, कुछ प्रोड्यूसर होंगे और कुछ क्या होंगे, प्रोड्यूसर ही होंगे। प्रोड्यूसर जो कहां पे, एक्वेटिक वाले सिस्टम में और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, और दोनों हो सकता है अलग अलग भी हो। जैसे धरती पे जो होंगी वो एल्गी थोड़ी ना मिलेंगी, एल्गी तो पानी में मिलेंगी। तो धरती पे टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो आपके प्रोड्यूसर होंगे वो कौन होंगे, हर्ब होंगी छोटी छोटी, शर्ब होंगे और ट्री होंगे, हर्ब शर्ब ट्री। पानी में आप क्या देखोगे, फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी, ये आपके क्या होंगे, प्रोड्यूसर की कैटेगरी के मेंबर होंगे, राइट। ये क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे। कौन कौन, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, टेरेस्ट्रियल में हर्ब शर्ब एंड ट्री। इतना समझ में आया क्या? यस, वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट आगे समझो कि एनर्जी फ्लो किससे सपोर्ट है। एनर्जी फ्लो को अगर आप देखें तो जो थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ है ना, पहला लॉ और दूसरा लॉ, वो दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, राइट। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंक्रीज रैंडमनेस रिक्वायर इन एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा उसमें रैंडमनेस होगी। ये प्रॉपर्ली आपकी बात मेंशन की गई है। अब यहां पे आप ये तीन शब्द जरूर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल। मुझे लगता है ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, स्टिल मैं रिवाइज करा रहा हूं, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब पता है, मैक्सिमम चीजें पता है, बस चीजें छोटी छोटी जहां जहां फंसती हैं वो हो सकता है आपकी क्लियर हो जाए तो और अच्छी बात है। चलिए समझिए जरा, फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन आप क्या देखोगे, इंटरलिंक ट्रॉफिक लेवल है। ये क्या है, इंटरलिंक ट्रॉफिक लेवल, जरा इमेज के थ्रू समझो। इंटरलिंक ट्रॉफिक लेवल, जैसे मैं मेंशन करूं कि यहां पे प्रोड्यूसर है, सबसे पहले कौन है, प्रोड्यूसर के बाद कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपके टॉप कार्निवोर। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये तो ट्रॉपिक लेवल है, ये पहली ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 4, और ट्रॉपिक लेवल नॉर्मली थोड़ी सी कम ही होती है ना। तो आप क्या देख रहे हो, इंटरलिंक, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। इंटरलिंक क्या है, ट्रॉपिक लेवल। तो यही लिखा हुआ है, वाटर फूड चेन इंटरलिंक ट्रॉपिक लेवल, वाटर फूड वेब इंटरलिंक फूड चेन। अब जब यही फूड चेन कई सारी इंटरलिंक हो कि प्रोड्यूसर को और अलग प्राइमरी कंज्यूमर भी खा रहा है, और अलग प्राइमरी कंज्यूमर भी खा रहा है, इस वाले प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ये वाला कंज्यूमर खा रहा है, इस वाले को यही इधर वाला खा रहा है। इसको भी खा रहा है, और इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, क्या है, इंटरलिंक फूड चेन है। जब कई सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक है, इसको आप क्या बोल रहे हो, फूड वेब बोल रहे हो। क्लियर है, वाटर फूड चेन, वाटर फूड वेब, ये क्लियर हुआ, बहुत जरूरी पार्ट है। अब यहां पे समझो ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल क्या होती हैं, देखो ध्यान से देखो। ट्रॉफिक लेवल आप क्या देखते हो, इनका फंक्शनल रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन में, कि प्राइम प्रोड्यूसर लेवल पे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्लांट हैं, उन सबको हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखेंगे और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को। क्लियर है, तो ये आप क्या देख रहे हो कि ये आपकी ट्रॉफिक लेवल है। पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे पर्टिकुलर पूरा पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। यहां पे सारे के सारे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर पे सारे के सारे हर्बीवोर आ जाएंगे, सेकेंडरी पे सारे के सारे सेकेंडरी कार्निवोर एक तरीके से आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो, पूरा पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर यहां पे इन्वॉल्व होगा। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया? तो ये आप क्या देखा आपने, फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल के बारे में समझा। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर बात क्या है। व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड। बेटा ये बात तो सच है कि इकोलॉजिकल पिरामिड वो जो हमारे वो वाले पिरामिड है ना, पिरामिड ऑफ
इजिप्ट के पिरामिड उन्हीं से इंस्पायर होकर बनाए गए। उनको अगर आप नोटिस करें, अगर पिरामिड को उनको नोटिस करें, तो चलो अभी आगे बना के दिखाऊंगा आपके सारे पिरामिड। तो इस तरीके से आप कुछ कंडीशन शो करते हो। जब भी आप पिरामिड बनाओगे तो आप सबसे बेस पे उसको हमेशा प्रोड्यूसर रखोगे, इतना जरूर याद करना है। चाहे इन्वर्टेड ही बना रहे हो मगर बेस पे क्या होगा, है ना, जैसे बोलते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, प्रोड्यूसर को भी बेस पसंद है। प्रोड्यूसर को क्या पसंद है, बेस पर पसंद है। तो यहां पे सबसे नीचे प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपके ऊपर क्या आएंगे सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर लास्ट वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्या चीज है, ये एक तरीके का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मेंबर ऑफ फूड चेन का। किसका है ये, मेंबर ऑफ फूड चेन का। मेंबर ऑफ फूड चेन इन टर्म ऑफ, किस टर्म में, इन टर्म ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है भाई BEN, BEN करके याद कर सकते हो। इसको याद कैसे कर सकते हो, BEN के तरीके से, बायोमास, एनर्जी एंड नंबर। राइट, अभी मैं समझाऊंगा बायोमास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नंबर के रेस्पेक्ट में क्या होगा। राइट, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रख लो। इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे क्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान रख लो। जैसे ऑल मेंबर ऑफ फूड चेन शुड काउंट। जब भी आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो, जब भी आप पिरामिड बना रहे हो, तो हर पर्टिकुलर लेवल के, ट्रॉफिक लेवल के सारे मेंबर काउंट करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे प्रिय हो मैं तुमको छोड़ देता हूं, नहीं, जितने भी मेंबर है उन सभी को प्राइमरी कंज्यूमर खा सकता है, हम उन सभी को गिनेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात। और बेस हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर का ही होगा। मैंने क्या बोला, बेस हमेशा किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। और आप इसको एक्वेटिक, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट तीन जगह बना सकते हो। कहां बना सकते हो, एक्वेटिक, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। इज इट क्लियर। सर हमको बना के दिखाओ, चलो अभी बना के दिखाऊंगा। पहले इनके ड्रॉबैक है, चलो ड्रॉबैक को मैं अभी दोबारा क्लियर कर लूंगा, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो अब आ जाओ इस ग्राफ पे, और मैं अभी यहां पे आपको सारे के सारे बना के दिखाता हूं। आपने क्या बोला, हम सर बनाएंगे जो हमारे पास पिरामिड है वो हमारे पास किस टर्म में आएंगे सर, हमने सर बनाने हैं BEN के टर्म में, बायोमास, एनर्जी और नंबर। सर हम बनाएंगे तीन चीजों के लिए, किन कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, वो ग्रासलैंड के लिए, हम किस किस के लिए बनाएंगे, ग्रासलैंड के लिए, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक। तो बेटा सम टोटल करीब करीब आपके पास 9 पिरामिड बन के आ जाएंगे। और कुछ ना कुछ ये देखो ऐसे दिखेंगे। जब भी आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो ये सबको पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एक्वेटिक सिस्टम हो, हमेशा अपराइट होगा। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ जाएगी और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होगी, फिर कंज्यूमर, फिर कार्निवोर। तो यहां पर ये चीज देख भी लो, ये देखो, ये देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है ना, हमेशा इस कंडीशन में, अपराइट कंडीशन में चीजें देखने को मिलेंगी आपको। यहां ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अपराइट कंडीशन मिल रही है क्या, क्या अपराइट कंडीशन मिल रही है। इतना समझ में आया क्या, यस। अब आगे देखो, बायोमास में देखो, बायोमास अगर आप ग्रासलैंड का देखोगे तो सबसे ज्यादा ग्रासेस का होगा, फिर ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग, इनका आप कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। आप क्या देखोगे कि अपराइट, आपको दो ही चीज समझनी है यहां पे। समझना क्या है बेटा, ये देखो, ये लिख देता हूं, क्या समझना है कि या तो अपराइट होगा, जो पिरामिड होगा या तो अपराइट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा। बस दो कंडीशन होगी कि पिरामिड या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। एनर्जी के केस में आपको सबसे आसान है, अपराइट मिलेगा। अब यहां पे देखो, बायोमास का इन्वर्टेड मिलता है कहां पे, एक्वेटिक में। कि आप एक चीज समझो, जो एक्वेटिक वाली जो कंडीशन होगी, एक्वेटिक कंडीशन में जो प्रोड्यूसर होंगे उनका नंबर सबसे कम होता है, यही मैं बता भी रहा था। आप जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करोगे, पिरामिड ऑफ नंबर कहां पे, ग्रासलैंड में, सॉरी फॉरेस्ट में, पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट में आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे जो ट्री है वो बड़ा हुआ वृक्ष एक होगा, ट्री एक होगा, मगर उस पर मिलने वाली बर्ड बहुत सारी होंगी, उस पर मिलने वाली बर्ड बहुत सारी होंगी, और वहां पे मिलने वाले इंसेक्ट और ज्यादा होंगे। तो आप क्या देखते हो, सिर्फ इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस पे बनेंगे कि एक्वेटिक सिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा है, इन्वर्टेड है सर।
टेरेस्ट्रियल कंडीशन में या फॉरेस्ट कंडीशन में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है बेटा, वो इन्वर्टेड है। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? बस आपको ये बताना है इन्वर्टेड या अपराइट है। मैक्सिमम 7 के साथ अपराइट है, बस 2 क्या है, इन्वर्टेड है। कौन कौन से? एक्वेटिक सिस्टम में बायोमास का और फॉरेस्ट सिस्टम में आपका नंबर का। ये 2 आपके क्या है, इन्वर्टेड है, बाकी सारे के सारे कैसे अपराइट है। अब आ जाओ कुछ इनके ड्रॉबैक जो थे उन पे। ड्रॉबैक में क्या बात की गई है कि ओनली ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ये बनाते हैं हम क्या, पिरामिड, डेट्राइटस फूड चेन के लिए नहीं बनाते। ये एक बात यहां पे रखी गई कि डेट्राइटस के लिए आप नहीं बनाते। और 1 मेंबर कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। हम क्या देखते हैं, कभी कभी एक ट्रॉपिक लेवल को, एक मेंबर जैसे ह्यूमन ही है, कई सारी ट्रॉपिक लेवल को काउंट करता है, तो आप यहां पे ये चीज नहीं शो करोगे। आप जैसा बोलते हो ना कि मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल को वो काउंट कर लेता है, तो आप वो कंडीशन यहां पे नहीं शो करोगे। और ये कभी भी फूड वेब के लिए नहीं बनती, फूड चेन के लिए ही बनाओगे, ओनली फॉर फूड चेन, नॉट फॉर फूड वेब। और यहां पे सेप्रोफाइट को आप नहीं शो करते, जबकि सेप्रोफाइट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने सारी कंडीशन को एनालाइज किया, इस तरीके से आपने सारी कंडीशन को एनालाइज किया। बताओ इतना क्लियर हुआ? यहां पे हमारा थैंक यू वाला पार्ट आएगा, बट बिफोर थैंक यू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अगेन इन रिवीजन पैटर्न। एक बार से पूरी चीजों का रिवीजन भी जरूरी है। चलो रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, इकोसिस्टम के बारे में समझा कि इकोसिस्टम क्या है। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, हमने इसके टाइप देखे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हमने इसका स्ट्रक्चरल पार्ट देखा, इनपुट, फ्लो ऑफ एनर्जी, आउटपुट। हमने देखा कि अर्थ को एक ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कंडीशन है। यहां पे हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम को भी देखा। देन हमने डिस्कशन किया स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। स्ट्रेटिफिकेशन में आपने क्या देखा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। हम फिर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करने लगे कि हमने क्या देखा कि पॉन्ड इकोसिस्टम को इथॉस ऑफ इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया प्रोडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्टिविटी में हमने देखा कि प्रोडक्शन क्या होगा, फिर हमने देखा प्रोडक्टिविटी क्या होगी, फिर हमने समझा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, राइट, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये हमने समझा। फिर हमने देखा फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। देन हमने कंपैरिजन की बात की कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में और एक्वेटिक सिस्टम में कैसे कैसे डिफरेंशिएट होगी, कैसे कैसे अलग है, राइट। देन हमने डिकम्पोजिशन की बात की। डिकम्पोजिशन में हमने क्या बोला कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। यहां पे डेट्राइटस को हमने समझा, डेट्राइटिवोरस को हमने यहां पे समझा, दोनों में क्या अंतर है। देन हमने कुछ स्टेप की बात की, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये कुछ स्टेप थी जो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व थी। देन हमने डिस्कशन किया कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड केमिकल की बात की। फिर हमने यहां पे देखा फूड चेन के बारे में कि ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्राइटस फूड चेन है। जमीन पे आपकी मेनली डेट्राइटस काम करेगी और पानी में आपकी ग्रेजिंग ज्यादा काम करेगी। देन हमने डिस्कशन किया लास्ट पॉइंट दैट इज एनर्जी फ्लो का, और बोला कि भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, और यहां पे कुछ थर्मल वेंट भी है जो एक्सेप्शन की तरह आती है। टोटल यहां पे सनलाइट 2 से 10% बीआर रीजन की होती है, और उससे हम क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है इसी का। यहां पे प्रोड्यूसर एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में अलग अलग है। जैसे टेरेस्ट्रियल में आप क्या देखोगे, हर्ब ट्री, और पानी में क्या देखा आपने, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। देन हमने फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल की बात की, और हमने तीनों में प्रॉपर डिफरेंशिएट किया कि क्या क्या अंतर होगा। फिर हमने इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की, यहां पे बायोमास, एनर्जी और नंबर के टर्म में हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की कि इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और फाइनली हमने इनके बारे में समझा भी कि कौन सा पिरामिड अपराइट होगा, कौन सा इन्वर्टेड होगा। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एक्वेटिक बायोमास के रेस्पेक्ट में और फॉरेस्ट में आपके पिरामिड ऑफ नंबर के रेस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, जो दोनों के दोनों क्या है, इन्वर्टेड है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों, और यहां पे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर समाप्त होता है। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं, मैंने बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको सारे के सारे पॉइंट कवर करते हुए चैप्टर को फिनिश किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन जरूर हेल्प करेगा, और आप सभी का बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इन सारे लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच। और बच्चों अपना अपना कमेंट करना जरूर मत भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में अपने मेंशन करना। जुड़े रहिए हमारे साथ संकल्प भारत के साथ, और इसी तरीके से सीखते रहिए। और एग्जाम भाई आने वाला है, जी तोड़ मेहनत करते रहना, ठीक है। मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। आप बहुत अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।